हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नई टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। और भी बायोलॉजी में बहुत से टॉपिक का वीडियो हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो देखिए, सबसे पहले है कि सिस्टम का मतलब क्या कि कोई भी चीजों को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे अंगों या छोटे छोटे चीजों की जो जरूरत पड़ता है वो सिस्टम कहलाता है। और सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट का मतलब होता है पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वही होता है कि परिसंचरण सिस्टम मतलब क्या है? परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या करता है कि कोई भी चीजों की शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ता है वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले कि जीव जंतुओं में अलग अलग पदार्थ जैसे O2 मतलब क्या ऑक्सीजन, CO2 मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई भी पोषक पदार्थ कुछ भी हो तो वे परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है। एक मनुष्य में जो होता है जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो रक्त, ब्लड तथा लसिका, लिम्फ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसी के द्वारा क्या होता है? परिसंचरण होता है मानव के शरीर में। ठीक है, उसके बाद है कि परिसंचरण तंत्र जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है OBCS जिसको बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? OBCS ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है CBCS जिसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा है MBCS जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 टाइप है परिसंचरण तंत्र का। अब चलिए एक एक करके हम लोग सबको डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है OBCS ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? तो इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दबाव, प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो बिना किसी दबाव के आगे बढ़ता है। क्या है OBCS? कि इस प्रकार के तंत्र में रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है, वो बिना किसी दबाव के आगे बढ़ता है। इसमें कोई दबाव नहीं आता, वो अपने क्या होता है इसमें चलते रहता है। तो उसी को OBCS कहते हैं। ये किसमें होता है? ये जैसे तेलचट्टा हो गया, तेलचट्टा जो ऑर्थोपोडा समूह से आता है, फिर घोंघा हो गया जो मोलस्का समूह का ये सब है। तो ये सभी चीजों में क्या होता है? OBCS होता है। इसमें जो रक्त का संचरण होता है वो बिना किसी दबाव से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए CBCS। क्या है CBCS? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेट सिस्टम। तो इसमें क्या? इसमें रक्त जो है एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है। CBCS में क्या होता है? इसमें रक्त जो है एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है। इसमें एक दबाव आता है और उसी से क्या होता है? आगे चलता है। जैसे मानव वगैरह में हो गया, जो मानव स्तनधारी में आता है, स्तनधारी में जो भी हो, मानव हो या कोई जीव जंतु हो, तो सब में ऐसा होगा CBCS। केंचुआ हो गया जो एनिलिडा समूह से आता है, तो ये सभी में CBCS होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है MBCS जिसका मतलब क्या? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त कभी कभी एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है तो कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। तो यही होता है MBCS। जैसे मेढक हो गया, उसके बाद मछली हो गया, ये सब हो गया MBCS से संबंधित। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि रक्त वाहिनी। क्या है? रक्त वाहिनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं। ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी, यह क्या होता है? तो रक्त को ले जाने तथा रक्त को ले आने वाले जो नस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी कहते हैं। कि रक्त को ले जाना तथा रक्त को ले आना, इसी को करने के लिए जो नसों की जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को रक्त वाहिनी कहते हैं। ठीक है, यह धमनी तथा शिरा के द्वारा होता है। और ये रक्त वाहिनी जो होता है, ब्लड वेसल जो होता है, किसके द्वारा होता है? धमनी तथा शिरा के द्वारा होता है। ठीक है, धमनी जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं और शिरा जिसको इंग्लिश में वेन बोलते हैं, तो इसी के द्वारा होता है रक्त वाहिनी। चलिए अब एक एक करके हम लोग धमनी और शिरा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, धमनी यह क्या है? यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। धमनी जो है शरीर की अधिक गहराई पर पाया जाता है, जिसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों ज्यादा होता है। इसमें जो रक्त का, ब्लड का दबाव और स्पीड दोनों ज्यादा होता है, जिसके कारण यह क्या होता है? मोटा होता है, हल्का सा क्या होता है? मोटा होता है। इसके रंग जो है हल्का लाल होता है। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यह कपाट
इसमें कपाट नहीं पाया जाता है धमनी में। यह रक्त को हृदय से लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। धमनी से में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, यह हृदय से लेता है, वो शरीर के सभी भागों तक उसको क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पहुंचाता है। तो यहां से क्वेश्चंस क्रिएट करता है एग्जामिनर कि शरीर में जो रक्त है उस हृदय से लेकर के पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? धमनी, आर्टरी करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें शुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन आपके दे देगा, धमनी, सीरा, या दोनों, या इसमें कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद में एक तो होता है जो फुसफुस धमनी, इसमें अशुद्ध बहता है। सिर्फ अपवाद में है फुसफुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी जो है धमनी में सब शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग सीरा, भेन के बारे में जानते हैं। देखिए सीरा, जिसको भेन बोलते हैं, यह शरीर के कम गहराई पर पाया जाता है। धमनी अधिक गहराई पर पाया जाता है, तो सीरा कम गहराई पर पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब तथा स्पीड दोनों कम होता है। सीरा में ब्लड का जो दाब और स्पीड होता है वो दोनों क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इसकी दीवारें जो होता है वो क्या होता है? हल्का सा पतला होता है। सीरा की जो दीवारें होता है वो क्या होता है? हल्का पतला होता है। फिर इसका रंग हल्का नीला होता है। सीरा का जो रंग होता है, जो नस होता है, उसका हल्का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसमें कपाट वैल्यू जो है पाया जाता है, इसमें कपाट वैल्यू क्या पाया जाता है। फिर यह शरीर से रक्त को लेकर के हृदय तक पहुंचाता है। यह क्या करता है? शरीर के सभी जगह से रक्त को लेता है और कहां तक पहुंचाता है? हृदय तक पहुंचाता है। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के सभी जगह से हृदय रक्त को लाने के काम कौन करता है? तो कौन करता है? हृदय करता है। उसके बाद हृदय में क्या है? अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है, और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद है, जो धमनी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए हम लोग रक्त, शरीर में जो रक्त का मार्ग है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए शरीर में रक्त का मार्ग, तो देखिए सबसे पहले ये है हार्ट। हार्ट से कहाँ जाता है? हार्ट से जाता है महाधमनी, जिसको एडोटा बोलते हैं। फिर महाधमनी से कहाँ? धमनी जाता है, और धमनी से फिर छोटा धमनी। फिर छोटा धमनी कहाँ से आता है? केशिका में, केशिका। फिर केशिका से कहाँ? छोटा सीरा, छोटा सीरा से फिर कहाँ? सीरा, और सीरा से फिर महासीरा, महासीरा से फिर हार्ट। तो यही प्रक्रिया, यही सर्कल जो होता है वो चलते रहता है, जिससे क्या होता है? शरीर में रक्त का मार्ग बना रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए केशिका, जिसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। तो ये केशिका क्या है? तो यह एक पतली नस होता है। यह क्या? एक पतला पतला नस होता है। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त मिलता है। ये जो केशिका होता है, कैपिलरी होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त चलता है। इसमें केशिका जो आंखों में स्पष्ट दिखाई दे सकता है। आंख को देखिएगा तो आंख में जो पतला पतला नस जैसा दिखाई देता है वही है केशिका। ये आंखों में आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं। तो हृदयक पेशी का बना होता है। हृदय जो है, हार्ट जो है, वो किसका बना होता है? तो हृदयक पेशी का बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि हृदय कौन से झिल्ली से ढका रहता है? तो हृदय जो है वो पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी, कि हृदय का भार कितना होता है? तो हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? हृदय का आकार है जो है वो शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर पाया जाता है। यह वक्ष गुहा में कहाँ पाया जाता है? हल्का बाईं ओर पाया जाता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय का काम क्या है? पंपिंग करना, ब्लड को पंपिंग करना। और पंपिंग के थ्रू ही क्या होता है? नसों के थ्रू शरीर में पूरे भागों तक फैलता है। तो हृदय का काम है ब्लड को पंपिंग करने का काम। ठीक है। उसके बाद है हृदय कोष्ठक, जिसको हम लोग हार्ट चैम्बर बोलते हैं। तो हृदय कोष्ठक क्या है? तो हृदय के अंदर पाए जाने वाली गुहा या खाली स्थान को हम लोग चैम्बर कहते हैं। जो हार्ट होता है उसके अंदर में खाली स्थान पाया जाता है, गुहा पाया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हृदय कोष्ठक कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं अलिंद। क्या जानते हैं? अलिंद, जिसको एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं। तो अलिंद क्या होता है? यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। जो हार्ट होता है उसका ऊपरी भाग होता है कौन? अलिंद होता है। उसके बाद शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। शरीर से जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो अलिंद के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करता है। शरीर में जो रक्त है वो किसके माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? तो अलिंद के माध्यम से ही प्रवेश करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए निलय, जिसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, निलय। तो यह क्या है? यह हृदय का निचला भाग होता है। जो हार्ट होता है उसका जो निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। यह रक्त को पंप करने का काम करता है। जो ब्लड होता है उसको पंपिंग करने का काम करता है निलय। ठीक है।
जिससे रक्त पूरे शरीर में क्या होता है, फैलता है। तो यही भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रक्त को पंपिंग करने का जो काम करता है हृदय में, वो कौन करता है? तो वो करता है निलयी। ठीक है। उसके बाद देखिए मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो कितना? 2 चैम्बर। मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन कौन? तो वही एक अलिंद, एक निलय। ये ऊपर वाला अलिंद हो गया, नीचे वाला निलय हो गया। ठीक। उसके बाद देखिए उभयचर, उभयचर जिसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। तो उभयचर मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे। तो उभयचर का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों जगह पाया जाता हो, जो स्थल में भी रहता हो, कभी कभी जल में भी रहता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, सरीसृप सांप हो गया, छिपकली हो गया, तो ये सब दोनों जगह रहने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है। तो देखिए उसके बाद अलिंद, कुछ 3 कोष्ठक वाले, 3 कोष्ठक में जैसे अलिंद, ये राइट साइड, ये भी ये अलिंद है लेफ्ट साइड, ये क्या है? राइट अलिंद, और ये राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद, और ये है निलय जो नीचे पाया जाता है। अभी बताए थे कि निलय कहाँ होता है? अलिंद के नीचे पाया जाता है। निलय अलिंद के नीचे पाया जाता है। फिर मगरमच्छ तथा घड़ियाल, मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो है सरीसृप प्रजाति से आता है, किंतु इनका हृदय जो है वो 4 चैम्बर का होता है। अभी ऊपर बताया कि जो सरीसृप वगैरह होता है उसमें कितना होता है? 2-3 चैम्बर का होता है, 2 वगैरह, मछली वगैरह में भी 2 होता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल ऐसे सरीसृप में ही आता है, लेकिन इनका हृदय 4 चैम्बर का होता है। ठीक है। और स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय भी 4 चैम्बर वाला होता है। स्तनधारी जैसे हम लोग मानव वगैरह आता है, पक्षी वगैरह जो स्तनधारी होता है, जो मैमल्स होता है, तो उसमें कितना हृदय चैम्बर पाया जाता है? 4 चैम्बर वाला होता है। 4 चैम्बर में कैसे? जैसे कि राइट में अलिंद होगा, लेफ्ट में भी अलिंद होगा, नीचे राइट में भी निलय होगा, और फिर नीचे लेफ्ट में भी क्या होगा? निलय होगा। तो बस यही जानना है कि ऊपर अलिंद होता है और नीचे निलय होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग कि वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, कुछ ऐसे जीव जंतुएं भी होता है जिनका शरीर जो है वो तापमान बदलने पर नहीं बदलता है, उन्हें हम लोग समतापी या उष्णकटिल जंतु कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय जो है 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है। जैसे पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, मानव पशु हो गया, हम लोग जैसे कहीं अगर जाएंगे तापमान वगैरह चेंज होगा तो हम लोग फिर बदलेंगे, हम लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे जीव जंतु हैं जो तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता उसका शरीर, उसी को क्या कहते हैं? उसका 4 हृदय चैम्बर वाला हृदय कहलाएगा वो। पक्षी, स्तनधारी, मानव, पशु, ये सब आएगा उसमें। उसका देखिए हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग देखते हैं। तो शरीर से अशुद्ध रक्त जो है वो महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। क्या है कि शरीर से अशुद्ध रक्त जो होता है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा के माध्यम से क्या होता है? दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। वैसे भी हम बताए कि जो अशुद्ध रक्त का काम करेगा वो कौन करेगा? वो शिरा ही करेगा। तो ये है कि अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। फिर दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना निलय में छोड़ देता है, और दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है। फेफड़ा में क्यों भेजता है? ताकि फेफड़ा उसको फिर शुद्ध कर दे। ठीक है। फिर वही कि रक्त फेफड़े में पहुंच करके शुद्ध हो जाता है, क्योंकि फेफड़े का लंग का काम ही क्या? रक्त को, ब्लड को शुद्ध करने का काम है। फिर फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। फिर बायां अलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है, और फिर बायां निलय सबसे चौड़ा चैम्बर होता है, क्योंकि बायां जो होता है, जो लेफ्ट साइड का निलय होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, और यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करता है? भेज देता है। ठीक है। उसके दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य त्रिविमीय कटपाट, क्या होता है? दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य जो बीच में होता है वो त्रिस्पिस्ट वैल्यू होता है, मतलब 3 गो कपाट वाला होता है, 3 गो कपाट वाला पाया जाता है उसमें। उसके बाद देखिए कि जो बायां अलिंद तथा बायां निलय, जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है उसके मध्य में होता है द्विकपाट वाला। ठीक है। द्विकपाट वाला पाया जाता है। फिर देखिए कि क्रोजरी साइनस नामक नस, एक नस पाया जाता है जिसका नाम था क्रोजरी साइनस। तो क्रोजरी साइनस नामक नस जो है वो हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाता है। हृदय का जो पेशी होता है उसको रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? तो क्रोजरी साइनस नामक नस। ठीक है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगता है, जब रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा जब बढ़ जाता है या बढ़ने लगता है, तो हृदय की नसें क्या होता है? जाम होने लगता है। तो हृदय की जो नस होता है, जो वेन्स होता है, वो क्या होता है? जाम होने लगता है, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है, और इस समय व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है। अब देखिए पूरे शरीर में रक्त का मार्ग एक फिगर के सहारे हम लोग अच्छे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि ये है, ये देखिए महाशिरा। तो महाशिरा से कहाँ जाता है? महाशिरा से जाता है देखिए
दायां अलिंद में, महाशिरा से दायां अलिंद में, फिगर को अच्छे से देखिएगा, महाशिरा से कहाँ, दायां अलिंद में। फिर दायां अलिंद से कहाँ जाता है, दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है, नीचे वाला। फिर दायां निलय से कहाँ जा रहा है, फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी से होते हुए फिर कहाँ, कुपिका, ठीक है, जो लंग वगैरह होता है। फिर उसको सप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है, फुसफुस शिरा में भेजता है। फिर फुसफुस शिरा से फिर कहाँ, बायां अलिंद, और बायां अलिंद से फिर बायां निलय, और फिर बायां निलय से कहाँ, महाधमनी, और महाधमनी से फिर देखिए यहाँ पे कहाँ, धमनी, छोटी धमनी वगैरह। फिर यहाँ से क्या, केशिका। फिर यहाँ से होते हुए फिर यह प्रक्रिया महाशिरा से होते फिर चलते रहता है। तो ये है पूरा एक सर्कल, ठीक है, बायां अलिंद दायां निलय, ये सबका एक सर्कल है यहाँ। तो फिगर को अब अच्छा से देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जो हृदय की जो धड़कन होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हृदय की धड़कनों को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा, स्टेथोस्कोप का, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आला के माध्यम से क्या है, आला के माध्यम से डॉक्टर जो है लब डब की आवाज सुनता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आला जो होता है, कोई उपकरण होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है, जो डॉक्टर क्या करता है, लब डब जो आवाज आता है उसको सुनने का काम करता है। आला क्या करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। फिर देखा कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि क्षुण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। 1 मिनट में किसी व्यक्ति का जो हृदय होता है वो कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। जबकि क्षुण अवस्था में, मतलब कोई ऐसी अवस्था में जब किसी आप रनिंग कर रहे हो या फिर किसी आप बहुत चिंता तनाव में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, कभी कभी 1 मिनट में 150 बार धड़कने लगता है, ठीक। फिर कि एक बार हृदय की धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार जब हृदय की धड़कन होता है तो उसमें क्या होता है, एक बार में सिर्फ 70 ml ब्लड ही क्या होता है, अंदर जाता है। अतः पूरा कितना होता है, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर ब्लड जो है अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। मतलब अगर 5.5 लीटर ब्लड अगर अंदर भेजेगा तो उसको 72 बार क्या करना होगा, धड़कना होगा, हार्ट बीट करना होगा, उसको बीटिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हमारी नाड़ियों की धड़कन जो है 1 मिनट में 115 से 125 तक होता है। नाड़ी जो हम लोग नापते हैं, जैसे देखिएगा किसी हैंड वगैरह जो पकड़ के वहाँ नापते हैं हम लोग, जो नस होता है, तो उसका जो गति होता है, स्पीड होता है, वो 1 मिनट में लगभग कितना होता है, 115 से 125 तक होता है, ठीक है। उसके बाद हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के कार्य जो है पेस मेकर का करता है। हृदय की जो धड़कन होता है उसको नियंत्रित, इसको कंट्रोल करने का जो काम करता है कौन करता है, पेस मेकर करता है। यह हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है, और यह कहाँ होता है, तो हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है यह। उसके बाद देखिए एक है डायजोक्सिन। डायजोक्सिन क्या करता है कि हृदय के उद्दीपन, जो हृदय के जो उद्दीपन होता है, जो धड़कन होता है, उसको परिवर्तित करने का काम करता है कौन, डायजोक्सिन, ठीक। फिर देखिए क्या है, फिर है रक्तचाप या रक्तदाब जिसको बोलते हैं, रक्तचाप या रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को ही क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको बीपी भी बोलते हैं। क्या है कि शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसके कारण जो नस होता है, नस में जो दबाव पड़ता है, नस की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव को हम लोग क्या कहते हैं, उस दबाव को हम लोग ब्लड प्रेशर, बीपी या रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए परकुचन। क्या है परकुचन, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं। तो जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है, जब नीले सिकुड़ता है और उसके कारण रक्त जो है वो हृदय के बाहर आ जाता है, तो उस दाब को ही हम लोग परकुचन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई नीले है वो सिकुड़ गया और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, ब्लड जो होता है, रक्त वो बाहर आ जाता है, तो उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं, परकुचन कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है अनुशीतलन, जिसको हम लोग डायसिस्टोलिक बोलते हैं। यह क्या होता है, जब नीले फैलता है, इसमें है कि सिस्टोलिक में नीले सिकुड़ता है, डायसिस्टोलिक में है कि नीले जब फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है, और इस दाब को ही डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो इसी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है बीपी निकालने का, तो ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक। उसके बाद देखिए एक क्या होता है कि बीपी जो सिस्टोलिक का वैल्यू कितना हो सकता है, सिस्टोलिक का 120 और डायसिस्टोलिक का कितना 80। तो इसीलिए जो होता है ये बीपी का जो एक रेंज होता है वो कितना होता है, 120 से 80 के बीच में, ये नॉर्मल रेंज होता है, 120/80, ठीक है, ये बीपी का नॉर्मल रेंज है। उसके बाद देखिए कि जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब किसी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जैसे देखिए बीपी तो 140 मतलब 120 नॉर्मल तक नॉर्मल है, उससे ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा कितना 140 तक हो गया, या फिर 80 तक नॉर्मल है, उससे ज़्यादा कि 90 के बीच में आ गया हो, तो ये होता है क्या हाई, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि 140
बाय 90 अगर हो जाए तो ये हाइपरटेंशन कहलाएगा, बीपी बढ़ जाना कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एक होता है एटिनॉल। एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। एक चीज आता है एटिनॉल, इसका काम क्या है? इसका काम है बीपी को घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एटिनॉल का प्रयोग। फिर देखिए कि जब ब्लड प्रेशर घट जाता है तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में 120 तो नॉर्मल है, इस स्थिति में क्या तो घट जाता है 90 तक आ जाता है, 90 तक, 90/60 और 80 घट के 60 आ जाता है, यानी कि 90/60 हो जाता है। तो ये लो बीपी का पहचान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बीपी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को हम लोग स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कि बीपी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थायरोक्सिन तथा एड्रेनलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रित कौन करता है? तो थायरोक्सिन तथा एड्रेनलिन हृदय की धड़कनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर देखा कि क्षारीयता जिसको बेस बोलते हैं, तो क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है, जबकि अम्लीयता जो होता है, एसिडिक जो होता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है। हृदय की जो गति होता है, स्पीड होता है, वो अम्लीय हो जाने पर बढ़ जाता है और क्षारीय हो जाने पर घट जाता है। ठीक, अब देखिए एक है ट्रेडिमल टेस्ट। यह क्या है? तो ट्रेडिमल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी यह का संबंध हृदय से है। ट्रेडिमल टेस्ट या बाईपास सर्जरी का संबंध किससे? हृदय से है। उसके बाद देखिए एक है स्प्रीन जो है वो हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज है। हृदय का जो समैतिक रोग है उसके लिए एक इलाज है क्या? स्प्रीन। फिर कि विश्व में सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। यानी कि हृदय ट्रांसप्लांट का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, तो बस इतना ही था जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट था, वो सब मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं बायोलॉजी की अलग क्लास में अलग टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।